हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी का, इसमें ये तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करने हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा भी कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 120 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं वो मैंने कवर किया है। उसके बाद 45 थ्योरी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपसे, वो मैंने अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए एक से सवा घंटे का वीडियो है वो आप देख लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी एक घंटे के करीब का वीडियो वो आप देख लीजिए। आप अगर ये 3-4 घंटे हमारे साथ खर्च कर लेते हैं तो मेरा दावा है और एक वादा है आपसे कि आपके एग्ज़ाम आपको बहुत आसान लगेंगे, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, मात्र 3 से 4 घंटे अगर आप खर्च कर लेते हो तो। साथ ही इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और हमें बतानी है कि सर मुझे इस PDF की नीड है। मैं फिर बताऊंगा कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, जो शुरुआत करेंगे, ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपके अकाउंट के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टर्म टाइप के क्वेश्चन है, उसको मैं कवर करूँगा। तो क्लियर है क्या, समझ में आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव का वो वीडियो भी देख लीजिए। साथ ही जो हमने सब्जेक्टिव का वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन वाला अपलोड किया वो भी देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आपने देखा है तो 2-4 बार और रिपीट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप निश्चित तौर पे लिख सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरी में बार बार पूछे जाते हैं वो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर बताइए। एक बात तो ये है कि ये दोनों खाता जो गैर व्यापारिक संगठन बनाती है, आपको मैं बता चुका हूँ। प्राप्ति का मतलब सब प्राप्त करना, भुगतान का मतलब सब भुगतान करना। यहाँ पर पूंजीगत और आयगत की बात नहीं चल रही है। सब पूंजीगत हो, आयगत हो, कोई भी हो, सब प्राप्त करेंगे। भुगतान की बात जब आएगी तो सब भुगतान करेंगे, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे वो आयगत हो। लेकिन आय व्यय खाता में वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, देखिए ध्यान से। आय व्यय खाता में सीधे आय और व्यय जो आयगत होगी वही हम दिखाएंगे, पूंजीगत नहीं दिखाएंगे। तो एक तो अंतर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा इसमें। दूसरी बात यह है कि प्राप्ति भुगतान खाता कैश की तरह बना रहे हैं। प्राप्त करने का मतलब कैश प्राप्त करना, भुगतान करने का मतलब कैश भुगतान करना। और आय व्यय खाते का संबंध कैश से न होकर बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन कैश आइटम भी हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो समायोजन वगैरह भी वो भी करते हैं। खैर, इसका अंतर हम लोग देखते चले जाते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहला तो ये एक वास्तविक खाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। ठीक है, जैसे चूंकि हम कैश के रूप में प्राप्त करते हैं, कैश के रूप में भुगतान करते हैं और ये कैश हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, एक संपत्ति हमारी वास्तविक होती है। यह नाम मात्र खाता है, ये क्लियर हो गया। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है और आय व्यय खाता नाम मात्र खाता, आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे, एक आध बार और रिपीट करते रहेंगे। दूसरी बात ये इसका प्रारंभिक शेष होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैश की तरह बनाया जाता है और कैश का शेष रहता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कैश का शेष रहता है। प्राप्त करने का मतलब कैश प्राप्त करना, भुगतान करने का मतलब भुगतान करना, कैश भुगतान करना। ये हमेशा कैश, कुछ ना कुछ तो कैश रहेंगे ना भाई। अगर आपका संगठन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कैश रहेंगे ना, तो इसका शेष हमेशा रहता है। लेकिन आय व्यय खाता क्या होता है, जब हम इनकम कमाते हैं तो इसको ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, मतलब आय व्यय खाता को हम वही खत्म कर देते हैं। ठीक है, चूंकि इसका शेष हम अगले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय खाते का जो शेष होता है वो प्रारंभिक शेष नहीं होता है। दो बात क्लियर हुई क्या? पहली बात, ये वास्तविक खाता या नाममात्र खाता है, इसका प्रारंभिक शेष होता है, इसका प्रारंभिक शेष नहीं होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बात को समझिए और समझते जाइए। ये बहुत ही ज़रूरी सीरीज है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको तो देखना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको देखना और अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना है। आपको एग्जाम में सफल होना है तो, नहीं होना है तो फिर कोई बात नहीं, मत देखो। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसकी बात मैं करता हूँ कि इसमें प्राप्ति भुगतान खाते का जो डेबिट शेष होता है, डेबिट में क्या दिखाते हैं, सारी प्राप्तियाँ। चूंकि कैश अकाउंट में क्या होता है, आप ये समझो कि प्राप्ति भुगतान खाते का मतलब आप कैश अकाउंट बना रहे हो। कैश अकाउंट में क्या होता है, जितनी प्राप्तियाँ होती है सबको रिसीव करते हैं डेबिट साइड में। आपने अकाउंट बनाया ना, प्रैक्टिकल बनाया, आपको याद होना चाहिए कि रिसीव को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। और इसके डेबिट में क्या दिखाते हैं, आय व्यय खाते के डेबिट में जहाँ आय और व्यय की बात होती है तो जितने भी व्यय होते हैं सब डेबिट बैलेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, लॉसेज होते हैं, सब डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसके डेबिट में हम लोग व्यय दिखाते हैं।
ठीक है, मतलब आयगत खर्चों को और हानियों को दिखाते हैं। क्लियर हुआ? क्या डेबिट वाला मसला क्लियर हुआ? इसके डेबिट में प्राप्ति दिखाते, इसके डेबिट में सभी खर्चों और हानियों को दिखाते। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं। इसके क्रेडिट में सभी भुगतान को दिखाते, क्योंकि कैश अकाउंट जब हम लोग भुगतान करते हैं तो कैश को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रेडिट होता है वो इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इनकम जितने भी होते हैं क्रेडिट होते हैं। आप इसको रिलेट करो, देखो एक क्या लग रहा होगा आपको, प्राप्ति इनकम है, इसका अपोजिट क्रेडिट होता है, इसका अपोजिट डेबिट होता है। इतना तो आप याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करो, अपनी कॉपी में नोट करो और थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों तरह की मदें दिखाई जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्राप्ति करने का मतलब सारी प्राप्ति, भुगतान करने का मतलब सारा भुगतान। ठीक है, सारी प्राप्ति सारा भुगतान। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही? सारी प्राप्ति सारा भुगतान, चाहे वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत हो। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत मत दिखाते हैं। ये क्लियर होगा? ये क्लियर हुआ क्या? चलो पिछला रिपीट करके मैं बताता हूँ। इसके डेबिट में सारी प्राप्ति, इसके क्रेडिट में सारा भुगतान, डेबिट में सभी हानियों को, इसके क्रेडिट में सब सारी भुगतान को दिखाते। ठीक है, और ये वाला उठ के यहाँ आएगा, जो प्राप्ति है वो इनकम होगा, इसके क्रेडिट में सभी लाभों को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों दिखाते हैं, इसमें केवल आयगत दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, समायोजन नहीं दिखाते, क्योंकि प्राप्ति करना का मतलब प्राप्त करना, भाई जो प्राप्त हो रहा है ले लो, और जो भुगतान हो रहा है बस उतना दिखाओ, चाहे वो पैसा नहीं आ रहा है तो मत दिखाओ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं भी आ रही होती तो वो इनकम में कैलकुलेट हो जाती है, नहीं प्राप्त हुई है तो भी इनकम में कैलकुलेट हो जाती है, नहीं भुगतान हुई है तो भी खर्चों में कैलकुलेट हो जाती है। आपने बनाया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब बनाया होगा तो कुछ एडजस्टमेंट अगर बकाया रह गया तो उसको ऐड करके दिखाते हैं। हालांकि वो भुगतान नहीं हुआ है तो भुगतान में नहीं दिखाते हैं, पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन उसको एडजस्ट करके आय व्यय खाते में दिखाते हैं। इसलिए कह रहा है ये कि समायोजन का लेखा हम प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं करते हैं, और इस खाता में आय व्यय खाता में हम सबको समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आय व्यय खाते का शेष हमने को नहीं रखनी, ये बात क्लियर है क्या? आय व्यय खाते का शेष हमको नहीं रखनी है, इसका शेष चलेगा, इसमें नहीं प्राप्त हुआ है छोड़ दो, अगले साल प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसका शेष हमको नहीं रखना है, इसका हर साल हमेशा हिसाब करके बराबर करके रखना, चाहे वो प्राप्त हुआ हो चाहे वो नहीं प्राप्त हुआ हो। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुआ क्या? इसमें समायोजन का लेखा नहीं होता, इसमें समायोजन का लेखा होता है। वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। इसमें सिर्फ नगद मदें ही दिखाई जाती है, चूँकि सिंपल सी बात है, जो रिसीव होगा वो नगद में होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। इसमें नगद व्यय के अलावा बकाया अगर रहता है, कुछ ड्यूज है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ ओइंग है, उसको भी दिखा लेते हैं। क्योंकि नगद नहीं है वो, मान लिया जाए आपने 12 महीने का हिसाब करना, 11 महीने का रेंट दिया है तो प्राप्त भुगतान में सिर्फ 11 महीने का रेंट जाएगा, लेकिन जब आप व्यय की बात करेंगे ना तो वो छोड़ थोड़ी देगा, 12 का 12 आपको दिखाना है। ठीक है ना, तो इसमें बकाया को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल नगद और इसमें नगद और व्यय दोनों, बकाया दोनों दिखाते हैं। ठीक है, इसके यह वर्ष के अंत में रोकड़ शेष को दिखाते हैं। जब हम लोग शेष निकालते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, शेष निकालते हैं तो इसका शेष रोकड़ बैलेंस कहलाता है। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका जो शेष होता है आय व्यय खाते का वो अधिक या घाटा लिखते हैं। ठीक है, डिफिसिट या सरप्लस, आपको पता है ना, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में याद करो, थोड़ा सा याद करो, दिमाग पे जोर देके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफिसिट या सरप्लस लिखते हैं। ठीक है ना, याद है आपको? आगे बढ़िए। चालू वर्ष में किया गया नगद व्यय, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, इसमें दिखाते हैं। चालू वर्ष में जितना भी नगद व्यय होता है, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ चालू वर्ष। इसमें चालू वर्ष के आयगत व्यय को ही इस खाते में दिखाते हैं। चाहे वो, देखिए इसमें क्या होता है, चाहे वो जिस वर्ष का हमको प्राप्त हुआ सब दिखा देते हैं, चूंकि इसमें सिर्फ प्राप्ति दिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि केवल उस वर्ष का हिसाब हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पिछला अगला वर्ष इसमें छोड़ते ही नहीं, आय व्यय खाते में हम लोग ड्यूज नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमको हमेशा याद रखना है कि चालू वर्ष हमेशा क्लियर हो जाता है इसमें, लेकिन इसका जो ड्यूज रहता है वो बाद में रिसीव हो सकता है, लेकिन हमको इसमें ड्यूज नहीं रखना है। ठीक है, हिसाब इसमें क्लियर रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लो कि रेंट आपको 12 महीने का लग रहा है, मान लो 100 के हिसाब से 1200 रुपया देने हैं, तो 1200 देने इसका हिसाब क्लियर रहेगा आय व्यय खाते में। लेकिन अगर आपने 1100 पेमेंट किया तो यहाँ पर 1100 ही दीजिए। तो एक बात मुझे बताइए कि बाद में दीजिएगा ना 100 रुपया इसको, तो 100 रुपया इसमें दिखाएगा लेकिन इसमें नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने इसमें हर साल 1200 देना था, 1200 का हिसाब हम कर दिए हैं, हमारा व्यय 1200 है, भले ही बाद में हम भुगतान करेंगे। इसलिए ये कह रहा है कि चालू वर्ष के अलावा अगर किसी भी वर्ष का हो सब इसमें दे लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे पीछे चलता है, लेकिन इसमें आगे पीछे
नहीं चलेगा, इसमें हमेशा हर साल एक्यूरेट हिसाब रहेगा। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए कि चालू वर्ष के अलावा और भी कोई वर्ष का प्राप्ति है, मैं क्या कह रहा हूँ, प्राप्ति जो भी है सब रिसीव कर लो मेरे भाई, लेकिन इसमें क्या होगा कि हिसाब क्लियर रहता है हर साल का, सिर्फ चालू वर्ष का हिसाब दिखाइएगा, ठीक है। चालू वर्ष का क्या मतलब, जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 2017 का, तो सिर्फ 2017 चालू वर्ष हुआ, इसका बैक ईयर 2016 हुआ, इसका अगला ईयर 2018 हुआ। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़िए, लास्ट है, चालू वर्ष में प्राप्त नगद आय चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, इसमें लिखे जाते हैं। इसमें चालू वर्ष के आय को सिर्फ उसी वर्ष का लिखा जाता है चाहे जो चालू वर्ष का है, ठीक है ना। इसमें केवल चालू वर्ष का ही आय लिखा जाता है, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या ना हुआ। देखिए क्लियर कट है, चाहे वो हुआ हो या ना हुआ, प्राप्त आगे पीछे होता रहेगा लेकिन हिसाब क्लियर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बाबू एक आध बार आप पढ़िएगा। ये व्यय वाला बात हुआ, ये आय वाला बात हुआ, इसी को दो बना के लिख देना, ठीक है, बस। और क्या करना है इसमें, बहुत बड़ा कलाकारी तो है नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा दूसरा नंबर, प्राप्ति भुगतान खाता की विशेषता बताओ। तो ऊपर के उत्तर की सहायता से स्वयं आप लिख सकते हो, दोबारा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाता में आपने क्या क्या पढ़ा सब लिख दो। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आपने जो जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ये देखो। यह वास्तविक खाता है, एक टॉपिक ये होगा। इसके प्रारंभिक शेष होते हैं, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और क्या क्या आपने पढ़ा, इसमें के डेबिट में हम लोग सभी प्राप्ति दिखाते हैं, इसके क्रेडिट में सभी भुगतान को हैं, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों मद होते हैं, इसमें केवल पूंजीगत, इसमें समायोजन का लेखा नहीं होता है, सिर्फ नगद हिसाब किताब होता है। यह वर्ष के अंत में रोकड़ शेष दिखाता है। यह चालू वर्ष में चाहे वो किसी भी वर्ष का हो सब रिसीव को दिखाएंगे, व्यय चाहे किसी भी वर्ष का हो सब दिखाएंगे, आय चाहे किसी भी वर्ष का हो सब दिखाएंगे, ठीक है। कितनी विशेषता हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 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 2 इधर 9 10 विशेषता मैंने आपको ऐसे लिखा दिया, ठीक है ना। तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, उसी में से आंसर लिख लीजिए। इसी तरीके से आय व्यय खाते के बारे में देख लीजिए। आय व्यय खाते के बारे में ये इसी का आंसर आपको लिख देना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछ दे आपसे, तो आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है, इसका कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता है। और इसके डेबिट में क्या दिखाते हैं, डेबिट में हानियों को दिखाते हैं, क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, आय को दिखाते हैं, केवल आयगत मत दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें समायोजन का लेखा होता है, इसमें नगद व्यय के अलावा बकाया को जोड़कर भी दिखाया जाता है। इसके जो शेष होते हैं इसको अधिक या कमी कहते हैं। और यह चालू वर्ष के ही आय को दिखाता है और यह चालू वर्ष के ही व्यय को दिखाता है। तो कुल मिलाकर 9 थ्योरी ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसका PDF लीजिए और थोड़ा सा इसको याद करिए और समझने का प्रयास करिए कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्लियर हो गए, ठीक है ना। बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस उतने पढ़ के जाओ और फिर मुझे बताओ कि सारे क्वेश्चन आपको मिले कि नहीं मिले, ठीक है। एग्ज़ाम में आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से समय खर्च कर लीजिए हमारे साथ, आप बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर जाइए, ठीक है। ये हमारी मेहनत है जो आपको सफल बनाएगी, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। साझेदारी संलेख क्या है, इसकी विषय वस्तु को लिखना है। साझेदारी संलेख समझते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं, साझेदार एग्रीमेंट में आपस में क्या लिखेगा, उसके जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, क्या क्या हक है उसको, पार्टनरशिप में क्या क्या जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगी, ये सारी बातें उसमें लिखित रूप में रहेगी, ठीक है। लिखित संविदा, लिखित एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। संविदा तैयार किया जाए जिसे साझेदारी संलेख कहेंगे, ठीक है ना। तो आप शॉर्टकट में सिंपल शब्दों में कह सकते, देख भाई हमारे साथ बिजनेस करना है तो सारी बात लिख ले, क्या क्या अधिकार है हमारा वो भी लिख दे, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या क्या कर्तव्य है वो भी लिख दे, सारी बात लिख दे, वही लिखित हो गया। अब उसमें क्या क्या लिखना है, देखिए लिखना क्या क्या है। सबसे पहले फॉर्म का नाम, इसका मुख्य व्यवसाय, साझेदारों का नाम पता, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, अगर उस पर ब्याज की चर्चा है तो वो फिर से पढ़ लीजिए। फॉर्म का नाम, व्यवसाय का नाम, साझेदारों का नाम पता, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, उस पर ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा किए जाने वाले आहरण और उस पर ब्याज की दर। कोई साझेदार अगर निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा, लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, ये सारी बातें इसमें लिख लीजिए, ठीक है ना। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या शर्त रहेगा, अगर पार्टनरशिप में कोई नया साझेदार आना चाहता है तो क्या शर्त रखेंगे, अगर कोई मर जाएगा, हम में से ही किसी का रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या क्या समायोजन करके देंगे, साझेदार द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज किस दर से होगी, साझेदारों का उत्तरदायित्व क्या होगा, अधिकार हो क्या होगा, सारी बातें आप इसमें लिख डालो, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। तो इतनी बातें आपको साझेदारी संलेख में कम से कम लिखनी, और भी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कम से कम 6-7 याद रखिएगा। साझेदारों का नाम पता लिख लीजिए, पूंजी लिख लीजिए, पूंजी पर ब्याज लिख लीजिए,
आरन पर ब्याज लिख लीजिए। लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा वो लिख लीजिए। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या शर्तें होंगी वो लिख लीजिए। किसी साझेदार की मृत्यु अवकाश के समय की जाने वाली समायोजन वो लिख लीजिए। साझेदार द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर वो लिख लीजिए। साझेदारों के उत्तरदायी अधिकार के बारे में सब चीज़ें लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। हाँ, क्वेश्चन ये कई बार पूछा है आपके एग्जाम में, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस कदर कि चालू वर्ष के चंदा की से आय की गणना कैसे करेंगे। चालू वर्ष के चंदा की गणना करते समय उन्मादों को बताइए जो जोड़े या घटाए जाते हैं। मतलब आय की गणना कैसे करेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आय व्यय खाता जो होता है उसमें इनकम क्लियर कट रहता है जो उस वर्ष का है उसमें, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में कभी आगे पीछे का वर्ष का प्राप्त होता रहता है, ठीक है, उसमें बैलेंस चलता है। लेकिन आय व्यय खाते में तो बैलेंस नहीं चलता है। इसलिए अगर आपके पास चंदा आ गया है और वो इस वर्ष के अलावा किसी और वर्ष का है तो उसको हम आय में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस वर्ष का है, चाहे वो हमने दिया हो या ना दिया हो, उसको हम इस वर्ष में लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 1/1/2020 को कोई वर्ष शामिल शुरू हुआ और ये वर्ष खत्म होगा 31/12/2020 को। ये बात क्लियर है क्या? अब स्क्रीन पे लिखने में नहीं बन रहा है, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। 1/1/2020 को शुरू हुआ, ये खत्म होगा 31/12/2020 को। थोड़ा सा समय दो और समझ लो। अब ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, मान लो करंट ईयर। अब इसमें अगर हमको यहाँ इस डेट में हमको बकाया दिखाए, भाई मेरे अभी साल शुरू हुआ है और तुम ये कह रहे हो कि ये शुरुआत का बकाया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पिछले साल का है। ये साल कंप्लीट कहाँ हुआ? पिछले साल का है, तो ये पैसा हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। शुरुआत का बकाया रहेगा तो घटा देंगे। आप कहोगे भाई ये कैसा है, शुरुआत का बकाया, साल के शुरू में तुम बकाया बता रहे हो, मतलब पिछले साल वाला बता रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर ये इस डेट में बकाया हो 31/12 को, तो हम कहेंगे कि हाँ इस साल का ये बकाया है। मतलब जो बकाया साल का अंत का रहेगा वो इस साल का बकाया हो गया। इसी तरीके से एडवांस अगर दोगे तुम तो एडवांस आगे चलता है, तो 1/1/20 को एडवांस दोगे तो इस साल में हम यूज कर लेंगे। लेकिन तुम 31/12/20 को एडवांस दोगे, मतलब एडवांस दोगे, अग्रिम दोगे, तो ये तो अगले साल यूज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है वर्ष के दौरान जो प्राप्त चंदा होगा उसको लिख लीजिए। वर्ष के अंत में आदत चंदा वो ऐड करना है। अंत वाला आदत चंदा मतलब बकाया चंदा ऐड कर लीजिए और शुरू वाला अग्रिम चंदा वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब शुरू में जो अग्रिम मिला ऐसे आएगा, इस साल में यूज हो जाएगा। जो बकाया है वो पीछे से इस साल में आ जाएगा। लेकिन अगर बकाया आप शुरू में ही बता रहे हैं मतलब पीछे साल का है, और एडवांस आप यहाँ दे रहे हैं मतलब आगे साल का है, ठीक है। तो जो इस साल का है ये दोनों, ठीक है, वो हम यूज करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा, थोड़ा सा डिटो बनाकर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वर्ष के अंत में जो आदत चंदा होगा वो ऐड कर लीजिएगा। प्रारंभ वाला जो पूर्वदत्त चंदा होगा, जो अग्रिम रहेगा वो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, कम से कम ये दो याद कर लीजिए, इसका अपोजिट करिए। वर्ष के अंत वाला ऐड करेंगे तो वर्ष के प्रारंभ वाला लेस कर लीजिएगा, और वर्ष के प्रारंभ वाला अगर हम ऐड करेंगे तो वर्ष के अंत वाला लेस कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। वर्ष के प्रारंभ में आदत नहीं, वर्ष के प्रारंभ में, हाँ ठीक है भाई, वर्ष के ये रहेगा अंत में, ठीक है। यहाँ प्रारंभ की जगह पर अंत लिखना है, तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा जब पीडीएफ मिलेगा उस समय भी। तो वर्ष के प्रारंभ में जो आदत चंदा रहेगा, अंत में जो आदत चंदा रहेगा वो ऐड होगा, और प्रारंभ में जो अग्रिम रहेगा या पूर्वदत्त रहेगा, पूर्वदत्त का मतलब अग्रिम होता है, ये दोनों ऐड होगा। इसके अलावा वर्ष के अंत वाला तो ऐड हो गया आदत चंदा, तो वर्ष के प्रारंभ वाला भाई इस साल का नहीं पिछले साल का आप बता रहे हो, इसको लेस कर देंगे। वर्ष के अंत में अगर आप एडवांस देते हो तो भाई मैं इस साल यूज कहाँ कर पाऊंगा, मेरा तो साल खत्म हो गया, अगले साल यूज है, तो ये दोनों लेस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे और इस तरीके से हमको क्या आ जाएगा, चंदे से प्राप्त शुद्ध राशि, जिसको आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, उम्मीद है। थोड़ा सा इसको रिविजन कर लीजिए। ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है? हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी पूछेगा हमको लगता है, पिछले साल भी पूछा है क्वेश्चन,
तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत ईजी है। ख्याति की गणना हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक होता है औसत लाभ विधि, दूसरा होता है अधिलाभ विधि, तीसरा होता है पूंजीकरण विधि। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। औसत लाभ विधि में हम लोग क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितने भी वर्ष रहते हैं सबको भाग लगाते हैं और क्रय वर्षों की संख्या से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा गुडविल आ जाता है। इसमें 2 विधि है, एक तो सरल औसत विधि, दूसरा भारित औसत विधि। आप इतनी बात लिख दीजिएगा। सरल औसत विधि क्या होता है, तो सरल औसत विधि में पिछले कुछ वर्षों के लाभ दिए रहते हैं, उनको जोड़ लीजिए। अगर हानि रहती है तो उसको घटा लीजिए और प्राप्त राशि को कुल लाभ मान लीजिए और कुल लाभ में जितने वर्षों का है उससे भाग लगा दीजिए और भाग लगाने के बाद औसत लाभ आपको आ जाएगा, उसको क्रय वर्षों से गुना कर दीजिए, ख्याति निकाल कर। इतने सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बुक में देख लेना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और थोड़ा सा रिवीजन कर लेना एग्जाम टाइम में। अब भारित औसत विधि में क्या रहता है, भार दिए रहते हैं, आपको पता है, आपने बनाया कि प्रैक्टिकल बनाया होगा आपने, ठीक है। नहीं बनाया होगा तो भी चलो समझो। तो भारित औसत विधि में लाभ विधि में ख्याति की गणना इस प्रकार की जाती है। कुल गुणनफल को भार के योग से भाग लगाया जाता है। भार जब दिए रहेंगे तो भार को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं प्रॉफिट के साथ और उसको योग को जोड़ लेते हैं। जोड़ करने के बाद जितने भार रहते हैं उससे हम भाग लगा देते हैं। जो भारित औसत लाभ आता है उसको क्रय वर्षों की संख्या से गुना कर देते हैं, ख्याति की गणना हो जाती है, ठीक है। तो भारित औसत विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, जो लाभ रहता है उसको भार के साथ गुना करके गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल को ऐड कर लेते हैं और फिर जितना भार रहता है उसको ऐड कर लेते हैं, उससे भाग लगा देते हैं, तो भारित औसत लाभ निकल जाता है और क्रय वर्षों की संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, तो दोनों में सेम कुछ फर्क नहीं, सिर्फ भार का फर्क है। इसमें लाभ सिंपल सीधे सीधे लिखा जाता है, इसमें भार के साथ गुना करके लाभ को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर भार 1 है, 2 है, 3 है, तो जितने भी लाभ यहाँ रहेंगे उसके साथ इसको गुना करके तब जोड़ेंगे। इसमें क्या रहता है, इसमें सिंपल सिंपल लिख देते हैं, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समय देना है इस पर, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो अधिलाभ विधि में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के आधार पर किया जाता है। जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्म के सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो उसको अधिलाभ कहते हैं। आपसे अधिलाभ के बारे में पूछ सकता है कि अधिलाभ क्या है, ठीक है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया। ख्याति की गणना करने के लिए अधिलाभ को क्रय वर्षों की संख्या से गुना कर देते हैं, गुणनफल जो आता है वो हमारा गुडविल होता है। कितना इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पूंजीकरण विधि में क्या होता है, तो आप पूंजी निकालते हैं सबसे पहले। पूंजीकरण विधि का मतलब क्या होता है, पूंजीकरण विधि का मतलब सीधा सीधा ठेठ में समझो इसको। आप 40 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस जो है सो 50 रुपया हो गया, आपका कैपिटल 50 रुपया हो गया, बढ़ते बढ़ते आप पूंजी वाले हो गए, ठीक है। तो ये जो 10 रुपया बढ़ा है ये गुडविल है। गुडविल का मतलब आपकी ख्याति बढ़ी। ख्याति जब तक नहीं बढ़ती है तब तक आदमी कहाँ से कमाता है, ये मुझे बताओ। जब तक आपके बारे में लोग जानेंगे नहीं, जब तक आपका रेपुटेशन बनेगा नहीं, तब तक आप कमा लोगे। संभव है? नहीं है ना, बोलो नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ख्याति अगर कैपिटल बढ़ती है इसका मतलब ख्याति है, गुडविल है, ठीक है। बर्तो समझो इसको। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। पूंजीकरण देखो, जो हमारे पास लाभ है उसको पूंजी में तब्दील कर दो, ठीक है। आपको ये मान लेना है कि हमारे पास कुछ पूंजी है जिसका इतना % हम कमाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी पूंजी कितनी है और हमने लगाया कितना था, ठीक है। मान लो कि 50,000 मेरा प्रॉफिट है, जो हम 10% अपने कैपिटल पे जनरली कमाते हैं, ठीक है। 10% हम जनरली कमाते हैं, तो मान लो कि 10% से भाग लगा दो, ये प्रॉफिट 1% में हो गया, 100 से गुना कर दो, ये हमारा कैपिटल हो गया 5 लाख रुपया। 5 लाख हमारा कैपिटल है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो शुरुआत में लगाया था वो मैंने 4 लाख ही लगाया था, आज मेरा कैपिटल बढ़ के 5 लाख हो गया, तो आपका गुडविल हुआ ना 1 लाख रुपया। थोड़ा सा पढ़ो, कहाँ जा रहा है भाई, आओ वापस आओ, वापस आ जाओ, चलो समझो। तो इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ को पूंजीकरण में बदल देते हैं, उस लाभ को पूंजी में तब्दील करते हैं। देखते हैं पूंजी कितना हो रहा है उस लाभ पे। पूंजीकरण का आशय यह देखना है कि सामान्य ब्याज की दर से अमुक लाभ की रकम ज्ञात करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक। इस विधि में औसत लाभ को 100 से गुना कर देके अनुमानित लाभ प्रतिशत से भाग लगा देते हैं और विनियोजित पूंजी को घटा देते हैं। जो पूंजी आपने लगाया था उसको घटा दे। इतनी सिंपल साधारण शब्दों में आपको शायद न मिलेगा, इसलिए इसको नोट करो। चलो, अंशों की जब्तीकरण से आप क्या समझते हो। अंश और ऋण पत्र में अंतर मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी लॉन्ग टाइप के ही बता दिया है, उसमें भी बहुत सारे मैंने अंतर बता दिया है, जिसको अगर आप चाहे तो लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें अगर आप सही,
तो मैंने अगर 5 बता दिए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव उसमें, ठीक है, तो आप इसमें से 5 में लॉन्ग में भी लिख सकते हो, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में पूछ रहा है 2-3 लिख देना, लेकिन लॉन्ग में लिखने के लिए आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंशों की जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं? अंशों की जब्ती पर की जाने वाली आवश्यक जनरल प्रविष्टि को बतानी है। तो अंशों की जब्तीकरण पे की जाने वाली आवश्यक जनरल प्रविष्टि तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी समझिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब कोई कंपनी अपने अंशों को विक्रय के लिए जारी करता है तो अंशों को आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, अग्रिम याचना पर अलग अलग राशि मिलती है और वो मांग करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई अंशधारी किसी कारणवश आवंटन पर या याचना पर राशि चुकाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में कंपनी संबंधित अंशधारी पर संचालक मंडल की बैठक कर 15 दिन का नोटिस देती है कि हाँ भाई, तुमको समय देते हैं कि अब बकाया पैसा दे दो। इसके बाद भी अगर वो संबंधित अंशधारी कोई जवाब नहीं देता है तब उसे के अंश को संचालक मंडल जब्त कर लेते हैं। जब्त करने का मतलब ये क्या होता है कि आपने जितने शेयर लगाने थे तो जितना लगा रखा है पूरा नहीं कर पाए हैं, तो जितना लगा रखा है वो सारा पैसा जब्त कर लेगी कंपनी और आपको बेदखल कर देगी, ठीक है। इसलिए समझदारी इसी में है कि कंपनी से अगर कोई शेयर लेते हैं तो पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए कंपनी को, ठीक है, वरना जो लगाए हैं वो डूब जाएगा, वो कंपनी आपका लगा हुआ पैसा जब्त कर लेगी, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया को ही अंशों की जब्तीकरण कहते हैं और अंशों का हरण भी इसी को कहा जाता है। हर लेना मतलब हरण कर लेना। ऐसी स्थिति में जब्त अंश किए गए अंशों पर कंपनी का अधिकार हो जाता है और वह पुनः इसको बिक्री कर सकता है। आपका नाम बेदखल कर देगी, कहेगी हाँ भैया तुमको मैं नहीं जानता। हरण किए गए कंपनी को किन्हीं 3 अवस्था में बिक्री के लिए कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, किंतु इसके पहले कंपनी अपने पुस्तकों में अंशों के हरण का लेखा करेगी। अंशों के हरण के लिए लेखा क्या है? शेयर कैपिटल जो हमने क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट करेंगे टू फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, मतलब जो ड्यूज रहा, मान लो कि 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर का पैसा हमको आना था, तो कुल मिलाकर मुझे 1000 आना था, इसमें 2 रुपया हमको ड्यूज रहा, तो 2 के हिसाब से 100 के हिसाब से 2 का हमारा 200 रुपया बनता है, ठीक है। स्क्रीन पर लिखने में नहीं बन रहा है, आप समझ लो, इसको याद कर लो। तो 1000 में 200 हमको नहीं मिला है, 800 रुपया दिया हुआ, इसको जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिख देंगे। और यदि जब्त किए गए अंशों को पुनः हम बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। सबसे पहले जब्तीकरण का एंट्री देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। इसमें कंडीशन आपको इसका भी रहता है, डिस्काउंट का भी रहता है और आपका प्रीमियम वाला भी कंडीशन रहता है। खैर थ्योरी में आप इतना भी लिख के निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब्त किए गए अंशों को जब बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करना, फिर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करना। इसमें फॉर फ्यूचर छूट गया है, सॉरी। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टू शेयर कैपिटल लिखना, ठीक है ना, रेशो कर लेना, बात खत्म है। आहरण किए गए अंश, अच्छा ये हाँ, हरण किए गए अंशों को अगर प्रीमियम पर जारी करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में प्रीमियम ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हरण किए गए अंशों को छूट पर जारी करता है, वो था सममूल्य वाला, ठीक है, वो ठीक है। अगर आपने उतने पर जारी कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख दो। अगर आपने प्रीमियम पे जारी किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फाइनल कॉल टू शेयर प्रीमियम लिख दो। और अगर आप इसको डिस्काउंट पे जारी करते हैं तो डिस्काउंट की जगह पर हम लोग यहाँ फॉर फ्यूचर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछला पार्टी है उससे मैं पैसा ले चुका हूँ। जब्त कर लिया का मतलब उसने जो पैसे दिए तो वो तो रखे हैं ना, शेयर भी वापस कर ली और उसके दिए गए पैसे भी हम छीन लिए, ठीक है ना, रख लिए, तो अगली पार्टी को उसी में से हम छोड़ देंगे पैसा, ठीक है। तो डिस्काउंट की जगह पर शेयर फॉर फ्यूचर लिखेंगे। बाकी अगर फॉर फ्यूचर में और भी पैसे बचते हैं तो वो हमारी इनकम हो गई और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अंत में जो हरण किए गए अंशों की अंतर की राशि को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसको आप नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे यूँ नोट करना, ठीक है जी। अब आ जाओ, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आएगा। रोकड़ प्रभाव विवरण क्या है, इसकी उपयोगिता को बतानी है। रोकड़ प्रभाव विवरण के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन में, हालांकि वो शॉर्ट नहीं है, उसमें भी बहुत मैटर हमने डाल दिया। शॉर्ट के लिहाज से वो लॉन्ग भी है, आप चाहे तो उसमें आप कुछ बातों को लिखकर आप लॉन्ग की तरफ भी उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो, ठीक है। उसमें भी मैटर इतने डाले हैं कि वो लॉन्ग में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। और शॉर्ट में थोड़े से लिखना है उसमें से जितना आपको याद रहे। रोकड़ प्रभाव विवरण क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। रोकड़ प्रभाव, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है आपको
कि सर हमको कैसे लिखना है, आंसर लिखना है, मैंने सब याद कर लिया। याद कर लो फिर मुझे कॉल करना, ठीक है। तो मेरा नंबर है 72 50 83 91 70। आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बेझिझक, ठीक है ना। आप मुझे कॉल करिए और अपने समाधान हमसे ले सकते हैं। समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। मेरी फुल कोशिश है इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम बच्चों की मदद कर सकूं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं और कहीं दिक्कत हो रही है थ्योरी में, ठीक है। मैंने देखा कि प्रैक्टिकल तो लोग पढ़ा देते हैं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन ढंग से नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश है कि मैं करूँ। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए आप समझते हैं भाई, रोकर प्रवाह का मतलब क्या होता है। रोकर मतलब समझते पैसा, पैसा, प्रवाह का मतलब आना जाना, इधर से आया उधर गया। तो रोकर प्रवाह विवरण क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में बताने। रोकर प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो दो अवधियों के बीच में रोकर के शेष में परिवर्तन। रोकर के शेष में परिवर्तन का मतलब ये है कि कितना पैसा आया, कितना गया। परिवर्तन के कारणों का व्याख्या, कहाँ से आया, कारण का मतलब कहाँ से आया और कहाँ को गया, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में रोकर प्रवाह एक ऐसा विवरण है जो रोकर के आधार पर व्यवसाय को स्थिति, वित्तीय स्थिति की जानकारी और परिवर्तन में बताता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भारत के अनुसार किसी भी दी हुई अवधि में रोकर की आवश्यकताओं का पता निर्धारण एवं उसकी प्रचारित व्यवस्था को, उद्देश्य को वगैरह, इसको छोड़ दो, सिंपल से याद कर लो थोड़ा सा इसको, ठीक है। और भी चाहो तो बना बना के अपने से लिख लो। चलो मैं पढ़ के सुना ही देता। किसी भी दी हुई अवधि में रोकर की आवश्यकताओं का निर्धारण करना कि कितने रोकर की जरूरत है, उनकी प्रचारित व्यवस्था को करना, उद्देश्य विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बनाए गए रोकर के स्रोत, उनके उपयोग के बारे में जानकारी लेना हमें रोकर प्रवाह विवरण कहलाता है। रोकर प्रवाह विवरण का महत्व क्या है। सबसे पहली बात यह है कि रोकर की स्थिति के मूल्यांकन करना। रोकर प्रवाह विवरण बनाएंगे तो हमें काफी मदद मिलेगी, हम ये जान पाएंगे कि हमारी रोकर की क्या स्थिति है। रोकर प्रवाह विवरण रोकर के आधार पर लेखांकन पर आधारित है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि रोकर प्रवाह विवरण किस पर आधारित है, तो एक ऑप्शन आएगा उपार्जन वाला, दूसरा ऑप्शन आएगा रोकर वाला। उपार्जन भूले से भी मत लगाना, रोकर का मतलब सिर्फ रोकर, रोकर के रोकर आधार पर आधारित है, जिससे रोकर की स्थिति के मूल्यांकन में काफी मदद मिलती है। इस विवरण की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों, इस विवरण की सहायता से आ जाओ हाँ, रोकर बजट बनाने में मदद मिलती है। रोकर की प्राप्ति और भुगतान के अंतर से रोकर की आवश्यकता की जानकारी होती है। वीडियो को पॉज करके इस टॉपिक को नोट करो। सेकंड, प्रबंध में सहायता प्रदान करना। हाँ भाई, रोकर का अगर हिसाब किताब सही रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। चूंकि मैनेजमेंट करोगे, अगर पैसे की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रोकर प्रवाह विवरण चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो रोकर प्रवाह विवरण से रोकर के बजट का भी निर्माण किया जा सकता है कि भाई जो भी बजट बनाओगे तो फ्यूचर में पैसे को देख कर बजट बनाओगे। पैसा कहाँ है, कितना है, ये कहाँ से पता चलेगा। तो रोकर प्रवाह विवरण चेक करो, ठीक है। इस दोनों की तुलना करके प्रबंध यह निश्चित करता है कि रोकर का प्रयोग योजनाबद्ध ढंग से हुआ है अथवा नहीं हुआ। मैनेजमेंट में क्या चेक किया, जो बेहतर है वो काम करना है, ठीक है जी। मजा आ रहा है, आगे बढ़े। महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। रोकर प्रवाह से वैसे तथ्यों की जानकारी होती है जिसके कारण व्यवसाय में लाभ की स्थिति में रोकर में कमी आती है तथा हानि की स्थिति में रोकर की मात्रा प्रचुर होती है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको रोकर से संबंधित है, रोकर प्रवाह विवरण से हमको जानकारी हो जाती है, चाहे वो लाभ के संबंध में, चाहे वो हानि के संबंध में। ऐसा आप कुछ बनाकर लिख सकते हो। टॉपिक याद करो। नीति के निर्धारण में सहायता। हम जो भी नीति बनाएंगे हम अपने पैसे को देखकर बनाएंगे। अब पैसे कहाँ देखेंगे, हम रोकर प्रवाह विवरण के अंदर देखेंगे, ठीक है। नीति के निर्धारण में सहायता का मतलब इस विवरण की सहायता से दीर्घकालीन ऋणों को चुकता करने, अस्थायी संपत्ति का विस्तार करने एवं लाभांश घोषित करने संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। मतलब जितना भी हम पैसे लाभ के रूप में बांटे ना बांटे, अपनी संपत्ति खरीदे ना खरीदे, हम जो भी करें, ऋण का भुगतान करें ना करें, हम अपने पैसे को देख के करेंगे। ये पैसा हमारा बजट कहाँ मिलेगा, हमको रोकर प्रवाह विवरण से मिलेगा। हमारे पास क्या बजट है, हमारे पास कितने पैसे हैं। तीसरा है, अगला है पांचवा, वित्तीय नीतियों में सहायता। हम जो वित्तीय नीति बनाएंगे उसमें हमारा रोकर का होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। रोकर की क्या स्थिति हमको जानकारी लेनी है। तो ये सारा तीनों टॉपिक हमारे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा होगा। प्रबंध में सहायता, महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी, नीति निर्धारण में सहायता, वित्तीय निर्णय में सहायता। कई बार बाहरी पक्षकार भी आपके रोकर प्रवाह विवरण को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपकी रोकर की क्या स्थिति है, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास रोकर की क्या स्थिति है। जैसे आप लोन लेने जाओगे तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, चेक करेगा। या कोई शेयर धारक कोई शेयर लेना चाहता है हमारी कंपनी का, तो वो भी चेक करेगा कि हाँ भाई ये कंपनी ठीक ठाक कमा रही है या नहीं कमा रही है, कहीं झोल झाल तो नहीं है।
तो इसके पास पैसे है कि नहीं है चुकाने के लिए। तो बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी यह विवरण बाहरी पक्ष खासकर बैंकर्स के लिए अति महत्वपूर्ण विवरण है। वर्तमान में वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को भी वित्तीय स्थिति के अध्ययन में रोकड़ प्रवाह विवरण का अध्ययन कराती है। बात समझ में आई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में आपको बताया। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए और इसको थोड़ा सा अकाउंट एग्जाम तक रिपीट करिए। लेखांकन अनुपात का महत्व आपसे पूछा है, सीमाओं का वर्णन करना है। लेखांकन अनुपात के बारे में शॉर्ट में मैंने बताया है, हालांकि वो उसमें थोड़ा सा और देख लेंगे, वो लॉन्ग भी है, ठीक है ना। शॉर्ट में थोड़ा लिख दीजिएगा जितना याद हो सके, लॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, जरूर देखिए उसको। तो लेखांकन अनुपात का महत्व और सीमाएं निम्नलिखित है। लेखांकन अनुपात के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार के लिए महत्व। सरकार जानना चाहती है आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आप कितना कमाते हो, आपका क्या लिक्विडिटी रेशियो क्या है, आपका विभिन्न रेशियो क्या है। तो सरकार भी उद्योग की सुदृढ़ता के बारे में जानकारी, सुदृढ़ता का मतलब कितना अच्छा काम कर रहे, इच्छुक रहती है कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रमोट करती है सरकार, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों प्रकाशित किए गए वित्तीय विवरणों का प्रयोग कर सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए सरकार अपनी नीतियां इसी आधार पर निर्धारित करती है कि हमारे, चूंकि मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है और मार्केट में कंपनी का होना बहुत जरूरी है। और कंपनी किस स्थिति में, ये जानकारी सरकार को चाहिए कि इस कंपनी का कितना अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, ताकि वो सरकार उसको प्रमोट कर सके, ठीक है ना। कर्मचारी के लिए महत्व, कर्मचारी भी जानना चाहता है कि हम जो मेहनत करते हैं इसमें हमारे संस्था में क्या लाभ है। एक तो ये नोट कर लेंगे कि सरकार के लिए महत्व, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा है सरकारी कर्मचारी के लिए महत्व, ठीक है। कर्मचारी भी संस्था की वित्तीय स्थिति को विशेषतर लाभप्रद के रूप में जानने में रुचि रखते हैं, क्योंकि भाई उनको भी तो जानकारी चाहिए, हमने जो टारगेट अचीव करा है उसका क्या इनकम हमको मिला है, हमारे संस्था को क्या इनकम मिला है, चूंकि उसमें हमारी मेहनत लगी है। ये सारी चीजें कर्मचारी को भी जाननी जरूरी है कि कर्मचारी भी संस्था की वित्तीय स्थिति विशेषतर लाभप्रदता को जानने में रुचि रखते हैं। लाभप्रदता कितना कमाए, ठीक है। कंपनी कर्मचारी सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात आदि गणना करने के बाद ही अपनी मजदूरी और सुविधाओं में वृद्धि की मांग करते हैं। अब कंपनी कर्मचारी को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी किस स्थिति में है। अगर हमें लाभ की अपनी, मान लिया जाए मैं मजदूरी बढ़वाना चाहता हूँ तो मैं कंपनी की हालत भी तो देख लूँ, ठीक है। अब कंपनी अगर बुरी स्थिति में है, उसके लाभ नहीं अच्छे हैं और मैं कहूं कि मजदूरी बढ़ा दो तो क्या करेगा ओनर, ठीक है, हमें निकाल ही देगा ना। तो मजदूरी की भी डिमांड तब करना जब कंपनी कमा रही। लेनदारों के लिए महत्व, लेनदार अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। अल्पकालीन साख का मतलब ऋण प्रदान करते हैं। लेनदार का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या, जैसे मान लो आपका कपड़े का दुकान है, आप कहीं से उधार माल खरीद के बेचते हो तो वो आपके लेनदार हैं, ठीक है। तो उसने आपको साख दिया मतलब उधार पे सामान दिया। ये वे यह जानने में इच्छुक होते हैं कि क्या फर्म के पास पर्याप्त चालू संपत्ति है। देता भी उन्हीं को लोग कर्ज है जिनके पास पैसा रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। देता भी लोग उन्हीं को कर्जा है जिनके पास पैसे रहते हैं, ठीक है ना। अमीरों को ही कर्ज मिलते हैं, ये बात पता है कि आपको, चलिए पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। निवेशकों के लिए भी फायदे हैं। निवेशक जितने भी रहते हैं वो भी संतुष्ट होना चाहते हैं कि कंपनी में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, स्थिति अच्छी रहेगी तो हम लगाएंगे, नहीं रहेगी तो नहीं। प्रबंध के लिए भी महत्व है। आप मैनेजमेंट करना चाहोगे तो आपके लिए लेखांकन अनुपात का होना बहुत जरूरी है। क्या स्थिति है, कितना आप कमा रहे हो, कितना लाभ है, क्या रेशियो है, लाभ और हानि का क्या रेशियो है, संपत्ति का कर्जे का क्या रेशियो, ये सारी बातें, बहुत सारे रेशियो हम लोग निकालते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे रेशियो निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इतनी सारी प्रॉफिट है निवेशकों के लिए, प्रबंधकों के लिए और लेनदारों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी महत्व है, सरकार के लिए भी जरूरी है। तो ये सारे जरूरी चीज़ें आप नोट करेंगे और वीडियो को पॉज करके आइए सीमाएं देखते हैं। कई बार मूल्य स्तर में परिवर्तन का भी असर पड़ जाता है। सीमा का मतलब कठिनाई, बुराई करनी, आपको हानि क्या है। तो लेखांकन अनुपात में मूल्य स्तर का भी परिवर्तन का आपको उसका असर देखने को मिलता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन होते ही मूल्य स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि जिस डेट में हम लोग लेखांकन अनुपात बनाया उस डेट में मूल्य कुछ और रहा होगा, 2 दिन के बाद उसका रेट कुछ और हो गया, तो जो हमारा लेखांकन अनुपात है वो उसी मूल्य पे रहेगा जिस मूल्य पे हमने बनाया है, लेकिन हमारा मूल्य जो है अभी तो कुछ और चल रहा है। तो ऐसे में लेखांकन अनुपात में कहीं कहीं खामियां आती है, देखने को मिलती है। तो ये खामियां, ये सीमाएं आपको बतानी है कि मूल्य स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः विभिन्न वर्षों के अनुपात की तुलना करते समय कीमतों में परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा।
विश्लेषण केवल एक विधि से होती है, लेखांकन केवल अनुपात के आधार पर ही उचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। छोटा सा तो अनुपात होता है, आपने करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ा के, मान लो कि करंट रेशियो आपने निकाल के रखा है 2:1, अब इससे बहुत सारी जानकारी थोड़ी मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है लेखांकन अनुपात के साथ। तो केवल अनुपात के आधार पर ही उचित निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि अनुपात विश्लेषण के साथ साथ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। तो आप तकनीकों का इस्तेमाल भी करना है। तो सीधे अनुपात पे आप डिपेंड रहेंगे तो फिर आपको सारी जानकारी तो नहीं मिलने वाली भाई, ठीक है। हाँ, ये मदद करेगी, आपको प्रबंध में मदद करेगी, सरकार को मदद करती है, निवेशक को मदद करती है, बैंकर्स को मदद करती है, लेनदार को मदद करती है, लेकिन सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा करना मुश्किल है। तो मूल्य स्तर का भी परिवर्तन होता है, सारी जानकारी यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। ज्ञान की कमी कई बार रहती है। लेखांकन अनुपात निकालते समय बहुत सारे लोगों को रूल्स की जानकारी नहीं रहती है, गलत तरीके से लेखांकन अनुपात निकाल देते हैं, तो ये काम खराब हो जाता है, ठीक है। आगे है एक अकेला अनुपात महत्वहीन होता है। एक अकेला अनुपात आप निकाल कर भी क्या करेंगे? हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। आपने सिर्फ करंट रेशियो निकाल दिया, इससे का मतलब पूरा बिजनेस आपने नहीं समझा सकता है। सिर्फ करंट रेशियो से पूरे बिजनेस को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में करंट रेशियो के साथ साथ आपने सिर्फ उसमें करंट रेशियो करंट लायबिलिटी का डिटेल्स दिया, ठीक है ना, उसके बारे में विवरण दिया, उसके बारे में डिटेल दिया, लेकिन इसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी लोगों को चाहिए, निवेशक हो, सरकार हो, कर्मचारी हो वगैरह। तो एक अकेला अनुपात महत्वहीन होता है। एक अकेला अनुपात अपने आप में महत्वहीन होता है। इसका महत्व तभी होगा जब अनुपात की तुलना दूसरे से की जाएगी। लेखांकन नीति में भिन्नता रहती है। कई बार हम लेखांकन अलग अलग तरीके से करते हैं, ये सारी समस्या रहती है कि लेखांकन नीति में भिन्नताओं की वजह से हमारे लेखांकन प्रक्रिया गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी खामियां मैंने आपको बता दिया। विश्लेषण केवल एक विधि से होता है, मूल्य स्तर में परिवर्तन, ज्ञान की कमी, एक अकेला अनुपात महत्वहीन होता है, लेखांकन नीति में भिन्नता से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कैसे और किन किन परिस्थिति में संस्था का विघटन होता है, फॉर्म का विघटन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहली बात कि फॉर्म का विघटन क्या होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 तक साझेदारी फॉर्म के समापन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इस विधियों के अनुसार साझेदारी फॉर्म का समापन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो साझेदारी फॉर्म का समापन निम्न प्रकार से, सबसे पहले समझौते से समापन, समझौते के आधार पर भी समापन होता है और हमारे ख्याल से सबसे बेस्ट समापन यही है, इसलिए प्रायोरिटी दिया गया है कि साझेदारी फॉर्म की स्थापना आपसी समझौते पर होती है, अतः इनका समापन भी आपसी समझौते से किया जा सकता है, ठीक है। झगड़ा क्यों करना, न्यायालय तक बात को नहीं ले जाना, ठीक है, आपस में मिलजुल के इसको निपटा लो। पहली बात कि फॉर्म के जब फॉर्म के सभी साझेदार फॉर्म के समापन के लिए सहमत हो। समझौता कब होगा? जब सभी साझेदार समापन हो जाए, समापन के लिए सहमत है तो फिर ठीक है, साझेदारी बंद कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि साझेदारी समझौते की शर्तों के अनुसार, शर्त भी हो सकती है कि पहले से ही समझौता हो सकता है कि पहले से ही समझौता हो कि अवधि समाप्त होगी, बिजनेस बंद कर देंगे। हो सकता है कि उद्देश्य पूरा हो जाएगा, बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है। मान लो कि आपको दो पार्टनर ने मिलकर किसी रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया, रोड कंप्लीट हो गया, साझेदारी खत्म हो जाएगा और फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो ये भी समझौता ही है, लेकिन ये पहले से समझौता है, शर्त रखा गया था। तो एक तो बात हो गया कि अभी चलते चलते हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे, हाँ भाई बिजनेस बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, चलो ठीक है बंद कर। एक ये भी हो सकता है कि पहले से शर्त रहा हो कि साझेदारी अवधि खत्म होगा, हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे। दूसरा ये कि साझेदार का उद्देश्य पूरा होगा, बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा हो सकता है भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य समापन, सर अनिवार्य रूप से कब कब बंद करें? एक तो था समझौता, आपस में सहमति कर लीजिए या पहले से सहमति करके रखिए तो बंद कर देंगे, लेकिन अनिवार्य समापन कब होगा? जब मेरे भाई सबसे पहले तो धारा 41 के अनुसार, ये सब नहीं भी याद रखोगे चलेगा, सबसे पहले याद रखना कि जब कोई एक या साझेदार दिवालिया हो जाए, एक या उससे सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, मतलब बुरी स्थिति में आ जाए, इतनी बुरी स्थिति में आ जाए कि वो देने लायक न बचे पैसा। जब कोई एक साझेदार को छोड़ के अन्य सभी साझेदार अवकाश ले ले, एक साझेदार बचा बेचारा, सारे साझेदार अवकाश ले लिए, तो वो रहकर क्या करेगा? वो भी अपना बंद कर दे बिजनेस को, ठीक है, क्यों सर पे लेकर चलेगा वो जिम्मेदारी को। तो एक तो ये हो गया कि अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगा। बताओ ना, सारे साझेदार दिवालिया हो जाए
किसी के पास कुछ ना बचे तो बिजनेस तो ऐसे ही बंद हो जाएगी, अनिवार्य, समझौता नहीं था लेकिन अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगी। जब कोई साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले, क्या करेगा बेचारा अकेले रह के। मान लो कि आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो और उस ग्रुप में सारे लोग एग्जिट हो जाए और आप बचे हो, ग्रुप का नाम निशान खत्म हो गया ना, क्या करोगे ग्रुप में, निकल जाओ अभी, बंद करो, डिलीट करो। आगे तीसरा, जब सभी साझेदार अथवा सभी को छोड़कर सबकी मृत्यु हो जाए, अल्लाह न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो, जब सभी अथवा सभी या अथवा एक को छोड़ के सब लोग मर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो अनिवार्य रूप से बिजनेस बंद हो जाएगी। जब फॉर्म का व्यवसाय असंवैधानिक घोषित, कानून ने कह दिया भाई ये तो गलत कर रहे हो भाई, हमारे बिहार में दारू बंद है, तुम दारू का बिजनेस साझेदारी संगठन बना के कर रहे हो, चल चल निकल, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, अनिवार्य रूप से बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो सीधे हवालात के में आप नजर आएंगे। आगे, न्यायालय के आदेश पर भी बंद किया जा सकता है। न्यायालय कब कब आदेश देगा कि इस बिजनेस को बंद कर दो, सबसे पहले धारा 41 के अनुसार, ये सब नहीं भी याद रखोगे चलेगा। किसी साझेदार का पागल हो जाने पर, कोई साझेदार अगर पागल हो जाए और सरकार को पता चल जाए, न्यायालय को पता चल जाए, तो उसकी जो मौलिक अधिकार है उसके अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है कि उसका काम दूसरा कोई कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये पागल हो जाए। दूसरा ये कि आवेदन करने वाले साझेदार अतिरिक्ता ने किसी साझेदार के कर्तव्य के पालन में अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, अगर कोई साझेदार कह रहा है कि ये सारे लोग अयोग्य हैं, हमारे साथ काम नहीं कर पा रही हैं, हम खुद भी काम नहीं करना चाहते, तो न्यायालय आदेश दे देगा कि बंद कर दो। आगे है, आवेदन करने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर साझेदारी संलग्न की अवहेलना की गई हो, ठीक है। आवेदन करने वाला न्यायालय को कह दे, न्यायालय कब जाते हैं, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, तो न्यायालय चले जाइए और कह दीजिए कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम बिजनेस साथ में कर रहे हैं लेकिन हमको ऐसा कंडीशन है हमारे साथ, तो न्यायालय कह देगी बंद कर दो। अगर न्यायालय को सही लग रहा है, आपका जो पक्ष है वो सही लग रहा है, तो न्यायालय कह देगी बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। और ये कंडीशन आ सकता है। अगला है, जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि फॉर्म के व्यापार से न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो न्यायालय कह सकती है कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। विघटन का मतलब बंद कर देना होता है। अन्य कोई भी कारण हो जाए जिसमें न्यायालय को लगे कि ये दृष्टि से समापन के लिए उचित एवं न्याय संगत हो, तो न्यायालय और भी कंडीशन में कह सकती है इस बिजनेस को बंद कर दो। आवेदन करने वाले साझेदार, आवेदन करने वाला मतलब जो चाहता है कि बंद कर दिया जाए बिजनेस, कोई साझेदार अगर चाहता है कि बंद कर दिया जाए बिजनेस, तो आवेदन करने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी भी साझेदार के बिना अन्य साझेदारों की सहमति से अपने हिस्से को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि न्यायालय कह दे कि बंद कर दो। 2-4 कंडीशन इसमें याद रख लेने, क्या न्यायालय वाला कंडीशन में ऐसा है, इसको नोट कर लेना, पागल वाला तो याद ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नोटिस द्वारा क्या है, तो नोटिस द्वारा समापन क्या होता है, जब धारा 43 के अनुसार जब साझेदार की अवधि निश्चित नहीं की गई हो, अर्थात ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदार को लिखित दे देगा, भाई मैं कल से नहीं आ रहा हूँ, मुझे माफ करो, मैं नहीं काम करने वाला, ठीक है, बिजनेस बंद कर दो, ऐसा हो सकता है, नोटिस दे दे। तो कोई साझेदार अगर नोटिस देके चाहे तो इसको बंद करवा सकता है। आइए कंपनी के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं, तो थोड़ा सा बाबू इसको नोट करना है और थोड़ा सा इसको याद करते रहना है। चलो मैं फिर से इसको स्क्रॉल करके देता हूँ आपको, ताकि आप इजीली इसको नोट कर सके। तो ये क्वेश्चन था हमारा, परिस्थिति में साझेदार समझौते द्वारा समापन, ठीक है। ऐसे इसको वीडियो को पॉज करके नोट फटाफट आ जाओ। ये रहा अनिवार्य समापन, ठीक है, दिवालिया हो जाए, कोई साझेदार छोड़ दे, मर जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अनिवार्य रूप से न्यायालय कब आदेश देगा, कोई पागल हो जाए, कोई साझेदार कहे कि हाँ भाई ये सब तो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जानबूझ के ये ऐसा धोखा कर रहा है, तो न्यायालय आदेश दे देगा। नोटिस कब होगी, नोटिस द्वारा समापन का मतलब ये हो गया कि आप साझेदारों को कह दीजिए मैं काम नहीं करने वाला कल से, ठीक है, तो साझेदार कह देगा कि बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के विभिन्न प्रकार के बारे में आपको पूछा गया है, तो सबसे पहले भारतीय कंपनी के विभिन्न प्रकार में कुछ प्रकार अलग अलग ले सकते हैं। तो एक तो भारतीय कंपनी समझ लीजिए, तो भारतीय कंपनी का मतलब जो भारत की कंपनी है, विदेशी कंपनी का मतलब जो विदेशी कंपनी है, ऐसा लिखिए, सिंपल सी बात है। आगे सूत्रधारी कंपनी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेती है और अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। मान लो कि अगर ए नाम का कोई कंपनी बी नाम के किसी कंपनी से 50% से अधिक मतलब 51% तक शेयर ले लेती है, तो उससे अधिक ले लेती है, तो फिर तो ए क्या हो गया, बी से सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी, ठीक है।
तो सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर ले ले। याद रखेंगे इसको, 50% से अधिक शेयर बिक जाने का मतलब सूत्रधारी। सहायक कंपनी क्या होता है? जब किसी दूसरी कंपनी का नियंत्रण रहता है तो वैसे कंपनी को सहायक कंपनी कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी पर किसी दूसरी कंपनी का नियंत्रण है तो हम कह सकते हैं कि वो सहायक कंपनी है आपकी। ठीक है, सरकारी कंपनी क्या होती है? तो जिसमें सरकार का 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, सरकारी होती है। और गैर सरकारी कंपनी क्या होती है? तो जो कंपनी पर सरकार का हिस्सेदारी नहीं होती, गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी हो गया असूचीबद्ध कंपनी। असूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी है जिसके अंश और ऋण पत्र स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचे जाते, मतलब शेयर मार्केट में उसको सूचीबद्ध नहीं किया गया। और सूचीबद्ध कंपनी का मतलब वो शेयर मार्केट वाला मामला रहेगा उसके साथ कि वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध है, उसके शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। निजी कंपनी का मतलब समझते हैं। निजी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम कर्मचारी को छोड़ के सभी सदस्य 50 तक सीमित कर दी गई है। और निजी कंपनी मतलब निजी हाथों वाली कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी का मतलब जो जिसमें सारी जनता उसमें हिस्सेदारी शेयर ले सकती है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी जिसके ऊपर निजी कंपनी के प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं, मतलब उसमें सरकारी कंपनी के सारे प्रबंध लागू होते हैं, प्रतिबंध लागू होते हैं। असीमित कंपनी कौन होता है? असीमित कंपनी का मतलब जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होते हैं उसको असीमित कंपनी कहते हैं। सीमित कंपनी का मतलब इसके सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत सीमित रहती है। समामिलित कंपनी का मतलब जब दो या दो से वैधानिक कंपनी को छोड़कर विभिन्न कंपनियों के अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनी को समामिलित कंपनी कहते हैं। चलो इसमें से कुछ याद कर लेना, सीमित असीमित याद कर लेना, निजी सार्वजनिक याद कर लेना, है ना। सूचीबद्ध असूचीबद्ध ऐसे तो याद हो जाएंगे आपको। सरकारी गैर सरकारी ऐसे याद कर लेंगे। 6 याद कर लेना, सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और इधर तो मेरे भाई बहुत ईजी था, ये क्या था? हाँ, भारतीय और विदेशी। इसको तो लिंक करके आप याद कर सकते, भारतीय विदेशी ऐसे याद कर लें। भारतीय विदेशी, सूत्रधारी सहायक, सरकारी गैर सरकारी, सूचीबद्ध असूचीबद्ध, निजी सार्वजनिक। ठीक है, सीमित असीमित। भाई कितना आसान है ये। अंश निर्गमन की शर्तों के बारे में बताना। अंश 3 तरीके से निर्गमित करता है। एक तो हो गया समूल पे, जितना का सामान है उतने को बेच दीजिए। दूसरा बट्टे पे, जितना का सामान है उससे कम पे बेची। और तीसरा आपका है क्या है भाई? प्रीमियम पे, जितना का सामान है उससे बढ़ा कर। मान लो कि आपके पास कोई सामान है, उसको 3 कंडीशन में हम बेच सकते हैं। या तो जितना का आपने लिया उतने का, जितना का है उससे कम पे, जितना का है उससे ज़्यादा पे। तो अगर अंशों का, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन हर साल पूछता है लमसम। तो अंशों का निर्गमन अगर हम सममूल्य पे करते हैं, जितना मार्केट वैल्यू है उतने पे कर लेते हैं, तो उसको अंकित मूल्य पे करते हैं, तो उसे सममूल्य पे निर्गमन करना कहते हैं। बट्टा का मतलब जब अंशों का निर्गमन हम उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पे करते हैं तो उसको बट्टा पे कहते हैं। और भाई मेरे ये रहा आपको अधिमूल्य का मतलब, तो जब अंशों का निर्गमन हम अंकित मूल्य से अधिक पर करते हैं तो अधिमूल्य पे निर्गमन कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कंपनी के निर्गमन के समय, है ना, अंशों के निर्गमन पे जो हम एंट्री करते हैं, आपको याद है कि पहला एंट्री आवेदन का करते हैं। हर कंडीशन में 2 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट, पहला एंट्री रिसीव करते हैं, सीधे रिसीव करते हैं। अगर हमारा कहीं पर हम कंपनी बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, तो सीधे पैसे रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या है, इसको आवेदन की राशि पहले हमने रिसीव कर लिया, फिर हमने कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देना है, इकट्ठा करना है। क्योंकि पूरे पैसे तो हमको मिले नहीं है तो इकट्ठे करेंगे। अगर पूरा पैसा मिलेगा तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा एंट्री, तो हम जो पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगली बार से क्या होगा, ये एंट्री पहले होगा, पहले से हम ट्रांसफर करके रखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर मान लो कि ये बट्टे पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, मतलब ये जो शेयर अलॉटमेंट है इसका कुछ पैसा डिस्काउंट में चला जाएगा, फिर हम शेयर कैपिटल में डालेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर ये प्रीमियम पे होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, चाहे जिस कंडीशन का हो पैसा रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू, और इसके अलावा याचना पे भी बकाया का ऐसे एंट्री करना है। और रिसीव का चाहे जिस कंडीशन में हो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट या रिसीव का जो एंट्री हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखो ड्यूज का क्या एंट्री करना है, ड्यूज का एंट्री करना है शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यूज का एंट्री हो गया। और रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी। तो एप्लीकेशन करना पहले रिसीव हो जाता है और ड्यूज बाद में होता है।
इसके अलावा जितने भी ड्यूज है पहले से हम ट्रांसफर करके रखेंगे, शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव हम इकट्ठे बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, अलॉटमेंट हो, सब। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ड्यूज में चाहे वो इस कंडीशन की ड्यूज हो, ड्यूज का पहले एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मान लो ये फर्स्ट कॉल होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा बट्टे पर है तो ऐसा लिखेंगे, यदि प्रीमियम पर है तो ऐसा लिखेंगे, प्रीमियम नीचे ऐड कर देंगे, डिस्काउंट रहेगा तो ऊपर में ऐड कर देंगे। और विभिन्न याचना के समय हम लोग याचना की राशि बकाया होने पर तो शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी हो टू शेयर कैपिटल, और जो पैसा रिसीव होगा हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अलॉटमेंट भी आप जोड़ लीजिए, टू अलॉटमेंट। हालांकि मैं एक बार चाहूँगा कि आप बुक में भी इस एंट्री को थोड़ा सा देख लें, और या आपके टीचर ने जो एग्जाम में आपके क्लास नोट में लिखाए होंगे वो भी देख लें। एंट्री तो लिखना है, एंट्री आज जितना आपने प्रैक्टिकल बनाया वो देख लीजिए, प्रैक्टिकल वाली एंट्री आप नोट कर देने हैं। ठीक है, या मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, और चलिए, तो पढ़ाई को मन पर मत टालो, इसे अपनी आदत बना लो, क्योंकि आदतें कभी बदलती नहीं हैं और मन अक्सर धोखा दे जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो शब्द हैं इसको ध्यान में रखेंगे और हमेशा अच्छी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पढ़ाई एक आदत है। ठीक है, पढ़ाई मन से नहीं होती है, पढ़ने का मन किसी का नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई आदतों से होती है। आदत ऐसी लत लगाइए कि आप बिना पढ़े हुए आप सो ना पाएँ, आपको नींद ना आए, आपको चैन ना आए। पढ़ाई ऐसी आदत लगाइए, और जिनको पढ़ाई की लत लगती है वही सफल होते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन सो जाएंगे, तीसरे दिन जहीं तहीं घूमते फिरते रहेंगे, अपना वक्त बर्बाद करेंगे, तो ऐसे लोग नहीं सफल होते। पढ़ाई के मामले में ऐसे लोग नहीं सफल, पढ़ाई के मामले में वही लोग सफल होते हैं जिनको पढ़ाई की असल में लत लगी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको उस चीज़ की लत लगी है तो आप सफल होगे, नहीं लत लगी है तो सफल नहीं होगे। तो 13 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने जितने क्वेश्चन कराए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, उसमें से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने 5-5 वहाँ पे मैंने, जैसे अंश और ऋण पत्र में अंतर है तो 5 मैंने अंतर बता दिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 लिख देने हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा वो 5 का 5 लिख देना है। ठीक है, तो शॉर्ट लॉन्ग के चक्कर में न पड़े। 45 क्वेश्चन मैंने उधर पढ़ाया, 13 क्वेश्चन इधर पढ़ाया, कुल मिला के कितने हो गए? 45 13 भाई 58 क्वेश्चन हो गया। 58 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है थ्योरी में, और इसके अलावा नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी आप अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछ भी थे तो छोड़ देना ना, आपके पास ऑप्शन है, छोड़ देना, यही सब लिख के आ जाना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो बहुत मेहनत से हमने आपके लिए 3 वीडियो बनाया है, आपके एग्जाम में के लिए आप ज़रूर रिपीट करते रहिएगा और इतना पढ़ के जाइए, थोड़ी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा मेरा जो ऑब्जेक्टिव का कुछ वीडियो है जो लाइव सेशन वाला है उसे भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए करवाए हैं विथ ऑप्शन। ठीक है, वो लाइव डिस्कशन है, आपसे गुजारिश है कि एक बार ज़रूर उसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक भाई इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको आपकी ज़रूरत है, आपके शेयर की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, जहाँ तक हमारी औकात है, जहाँ तक हमारी समझ है, हम करते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और उन्हें बतानी है ये 3 वीडियो ज़रूर देखिए अपने एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए, कॉमर्स अकाउंट के एग्ज़ाम के लिए, ये अति महत्वपूर्ण 3 वीडियो है। ठीक है, आपने ये तीनों नहीं देखा है मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए इस तैयारी को अच्छी करते रहिए और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारी चैनल आगे बढ़ती रहे। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने जीवन में हर जगह सफल हो, इस 12th में अच्छे रिजल्ट के साथ आप आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।